हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए रेड ट्रैप का सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी असेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। कहते हैं कि ये दिसंबर का लास्ट चल रहा था और अंधेरा ऑलरेडी हो चुका था। अब ये उस समय का है कि जब वो जो पेडलर है आगे बढ़ गया है, उसने जंगल का रास्ता लिया है, तो उस समय का सीन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम। इससे क्या है कि खतरा भी बढ़ गया है और उसके अंदर जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, डिजेक्शन है, वो भी उसके अंदर आ चुका है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और बहुत थक हार के उस जमीन पे बैठ गया है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और फाइनली शायद उसको लग ही रहा है कि अब मेरी मौत जो है वो आ चुकी है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट लेकिन जैसे ही वो बैठा है ज़मीन पर लेटने के उसमें आया है, ही हर्ड अ साउंड। उसको तुरंत अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। ऐसा सुनाई दिया उसको कि लगातार से किसी चीज़ के टकराने की या किसी चीज़ के पीटने की आवाज़ आ रही है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, ठीक है। उस पेडलर को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ, तुरंत समझ गया कि ये साउंड किस चीज़ की है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो तुरंत उठा वहाँ से। दो जोर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम द आयरन मिल। ये साउंड तो हैमर स्ट्रोक्स की है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर कहीं आसपास आयरन मिल है और वहीं से ही आ रही होगी। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। और अब उसको डर जो था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि उसको लगा कि शायद आबादी या लोगों का ग्रुप है यहाँ पर। अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी हिम्मत जुटाई, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए आवाज़ की डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। रामजो आयरन वर्क्स जो कि प्रेजेंटली बंद हो चुकी है, वो बहुत समय पहले, या इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, वो एक लार्ज प्लांट हुआ करता था। मतलब उस प्लांट के अंदर क्या था, कई सारी मशीनरी उसके अंदर उस कारखाने में लगी थी, जैसे कि इसमें एक स्मेल्टर है, रोलिंग मिल है, फोर्ज है। तो इनके मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा कि जैसे स्मेल्टर है तो स्मेल्टर इज अ काइंड ऑफ मशीन इन विच मेटल इज मेल्टेड टू फॉर्म इनटू शेप, ठीक है। और रोलिंग मिल क्या है, एक ऐसी मशीनरी जिसमें कि मेटल को रोल करके शीट का आकार दिया जाता है। और फोर्ज क्या होता है, फोर्ज एक ऐसी शॉप या पिक केबिन कह सकते हैं, पर्टिकुलर एक आप रूम कह सकते हैं, एक एरिया कह सकते हैं, पे मेटल को जो है हीट करने का काम किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगी हुई थी। ओके, अब बताया गया है कि इसमें इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्ज। जब कहते हैं कि जब गर्मियाँ होती थी तो गर्मियों के टाइम पे एक बहुत लंबी कतार लग जाया करती थी नावों की। किसकी, आपकी कह सकती हैं बार्ज होती हैं आपकी लॉन्ग, और ये जो फ्लैट बॉटम बोट होती है ना, वो वाली। अब ये बोट्स में क्या होता था, ये बोट्स के अंदर कच्चा माल जो है आया करता था। ये जो इसकी खाने होती है लोहे की, वहाँ से कच्चा माल उसके अंदर आता था, और वो ये सब कुछ जो है इन्हीं कारखानों में सप्लाई होता था। इन कारखानों के अंदर इसको फिर प्रिपेयर करके मार्केट में लॉन्च किया जाता था। और उसके अलावा विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में क्या था कि चारकोल क्रेट से निकलने वाला जो धुआं, या धुआं कह सकते हैं, कालिक कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि उसकी जो राख है उससे पूरी की पूरी सड़कें जो थी वो गंदी हो जाया करती थी, ठीक है। अब थर्ड वाला पैराग्राफ भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये थर्ड पैराग्राफ है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। अब ये जो है क्रिसमस से कुछ पहले की ही बात है कि जो मास्टर स्मिथ, यानी कि जो सुना, ये आपके लोहार थे, मास्टर थे, जो मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि दूसरों को वॉश करने का काम किया करते थे, और उनके हेल्पर्स वो क्या करते थे, उसी फोर्ज के पास में जाके, मतलब फर्नेस के पास में जाके बैठ जाते थे। सबके सब बारी बारी से क्या करते थे वो, टू बी रेडी टू, यहाँ पर इसको ध्यान से आप समझिएगा, वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर। वो किस चीज़ का वेट करते थे, पिग आयरन माने होता है कच्चा लोहा, ठीक है। पिग आयरन माने क्या होता है, एक तरीके का कच्चा फर्नेस के अंदर पहले उसको पकाया जाता था, और उसके बाद जो है इसकी दूसरी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती थी। वहाँ से पकाने के बाद उसको एनविल के अंदर रखा जाता है। एनविल क्या होता है, एनविल इज अ काइंड ऑफ हैवी आयरन ब्लॉक ऑन विच मेटल कैन बी हैमर्ड एंड शेप्ड, और फिर उसको जो है शेप दिया जाता था हैमर की मदद से। ओके, अब इस प्रोसेस में क्या होता था कि जितने भी वर्कर्स थे सबका इन्वॉल्वमेंट होता, तो एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास। हर कोई एक एक करके वहाँ पे जाता था और उसको लोहे की छड़ मदद से उसको चलाने का या उसको मूव करने का, जिससे कि वो हर तरफ से पक जाए, ऐसा काम वो करते थे विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की छड़ से, ठीक है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ
ये आप कह सकते हैं आपको पर्सपिरेशन। और वहाँ से जब कोई भी व्यक्ति रिटर्न करता था तो सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और मॉइस्चर उसको आता था, क्योंकि इतनी देर तक उस हीट के पास में कोई भी अपने आप को ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता था। तो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। और जैसा कि वहाँ का रूल था तो उसमें मतलब इसके अलावा और भी कोई, जैसे कि एक लॉन्ग शर्ट पहन ली और उसके अलावा पेयर ऑफ वुडन शूज जो थे वो लोग उसको पहना करते थे, तभी वहाँ पर जाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बताती हूँ आपको। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। और मतलब पूरे टाइम एक अलग अलग तरीके के साउंड्स को सुना जा सकता था उसके अंदर, जिसमें कि आप देख सकते हैं द बिग बैलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल करेक्ट, जिसमें कि आपके बैलो की साउंड। बैलो क्या होता है? बैलो इज अ काइंड ऑफ डिवाइस टू प्रोड्यूस करंट इन एयर। ठीक है, ये सब के सब डिवाइसेस वहाँ पे लगी हुई थी। या फिर कोल की क्रैकिंग की, फायर बॉय अपने वर्क पे लगे हुए हैं, जैसे कि वो चारकोल जो है शॉवल की मदद से फर्नेस में डाल रहे हैं। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड द शार्प नॉर्थ विंड विप्ड। बाहर जो है वाटरफॉल की साउंड आ रही है और बहुत तेज़ी से नॉर्थ साइड से जो विंड आ रही है उसके थपेड़े, और साथ में जो बारिश हो रही है वो ब्रिक टाइल्ड रूफ सेट्स के साथ में टकरा रही है। तो एक तरीके का बहुत ही मतलब अजीब सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ all this noise that the blacksmith didn't notice that a man opened the gate and entered the forge। शायद इन्हीं सारी बातों की वजह से, इन्हीं सारी साउंड्स की वजह से उस विजिटर की आने का किसी को भी पता नहीं चला, और इतने सारे ब्लैकस्मिथ्स वहाँ पे लग रहे थे, किसी ने भी उसकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं किया। यहाँ मैं बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर वेगाबॉन्ड की, रेड ट्रिप सेलर की। और वो सीक्रेटली एंटर कर जाता है फॉर्ज के अंदर अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। जब तक कि वो बिल्कुल फर्नेस के पास जाके नहीं खड़ा हो जाता रोशनी में, तब तक वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स। नॉर्मली ऐसा होता था कि ऐसे ही पुअर वेगाबॉन्ड्स या होमलेस पीपल जो होते थे वो नाइट शेल्टर के लिए ऐसे रुक जाया करते, तो किसी के लिए मना ही नहीं थी इस चीज़ के लिए। तो किसी ने भी ऐसा सच शायद ये बात सोच के भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसको वेगाबॉन्ड को जो है सूटी पेन्स माने, सूटी माने होता है कि जो विंडो पेन थी उसमें चारकोल क्रेट से निकलने वाला धुआं, या आप कह सकते हो उसकी वजह से, काली की वजह से बाहर जो रोशनी थी तो वो उसको दिखाई दी, और वो यहाँ पे आके उसने रात में शेल्टर उसको मिल गई। ठीक है, एंड टू कम इन द वॉर्म एंड टू कम इन टू वॉर्म दमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ। और यहाँ पे कहा गया है कि वो उस अपने आप को गर्मी प्रदान करने के लिए, अपने हीट प्रोवाइड करने के लिए इस जगह पे वो आ गया, क्योंकि उसको अपना यहाँ पे नाइट स्पेंड करनी थी, उसको अपना टाइम पास करना था, आप ये भी समझ सकते हैं। इसलिए वो विजिटर जो वहाँ पे है वो आ गया था। ओके फ्रेंड्स, द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो होते थे, वो जो लुहार हैं, वो बस ऐसी कैजुअली या नॉर्मली किसी इंट्रूडर की तरफ, या ट्रेस पासर, इंट्रूडर मीन्स होता है ट्रेस पासर, बिना बुलाए मेहमान, तो ऐसे लोगों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे वो लोग। ही लुक द वे पीपल ऑफ द ट्राइब हिज टाइप यूजुअली डिड। नॉर्मली ऐसे लोग आते तो कहाँ तक किस पे कौन ध्यान देगा, यही सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, dirty ragged and with a bunch of rat traps dangling means होता है हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट। तो इतनी गंदी अपीयरेंस थी कि कोई इसको तरफ देखना ही पसंद नहीं कर रहा था, आप कह सकते हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट। हॉटी मीन्स होता है एरोगेंट, बस किसी ने कुछ नहीं कहा उसको, बस ऐसे ही हाँ कर दिया है और वो रात में स्टे करने के लिए तैयार हो गया है। ओके फ्रेंड्स, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, कुछ भी उसको ऑनर नहीं मिला है, कुछ भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो वहाँ पे किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई मेरा वेलकम करे। ही हैड टू कम देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वहाँ पे केवल अपना टाइम स्पेंड करने के पर्पज से आया था। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उस जमाने में या उस समय आयरन मास्टर जो यहाँ के थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे फ्रेंड्स। ठीक है, ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। मतलब सबसे बड़ी बात तो उनके साथ में ये थी कि बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होने के साथ में एक डाउन टू अर्थ पर्सन भी थे। उनका मेन एम्बिशन यही था कि अच्छे से अच्छा आयरन जो है वो मार्केट में वो सप्लाई कर पाएँ और अपनी गुडविल को मेनटेन करके रखें। और वो दिन रात जो है बस क्या करते थे, राउंड लेते थे आके, कि ये देखते थे कि उनके जो वर्कर्स हैं जिनको उन्होंने अपॉइंट किया वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं फौज के अंदर या नहीं कर रहे हैं। तो वो जो पर्टिकुलर ये वेरी मोमेंट था वो नाइटली इंस्पेक्शन पे थे उस समय पे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग सो
वॉज द टॉल रैगामफिन। रैगामफिन मीन्स होता है अ पर्सन इन रैग्ड क्लॉथ्स या टैटर्ड क्लॉथ। सबसे पहली चीज़ जब जैसे ही उन्होंने एंटर किया है उस जगह पे तो उन्होंने उस रैगामफिन को नोटिस किया है। हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। मतलब कंडीशन उसकी इतनी वर्स्ट थी उसके कपड़ों की कि स्टीम उसके कपड़ों से बाहर निकल रही थी, आप समझ सकते हैं। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। आयरन मास्टर ने अपने बाकी ब्लैक स्मिथ जिनको अपॉइंट किया था उनके एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं किया है यहाँ पे, बल्कि उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाई है एक तरीके से और उसके पास गए। ही वॉक्ड क्लोज। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है डेंड। डेंड का मीनिंग क्या होता है? डेंड मीन्स होता है टू डू समथिंग दैट वन कंसीडर्स टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी, यानी कि किसी के रेस्पेक्ट से नीचे जाके कोई काम करना या मतलब एटीट्यूड में आ जाना और किसी की हेल्प ना करना। तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ होके वो उस व्यक्ति के पास गए हैं और लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट। यू नो द मीनिंग ऑफ स्लाउच, लेट मी टेल यू। स्लाउच होता है अ हैट विद अ वाइड फ्लेक्सिबल ब्रिम, ठीक है। उस हैट को उसके चेहरे पे से एक तरीके से हटाया है। देन ही वॉज एबल टू टेक अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलोफ। व्हेन ही पुट ऑफ दैट हैट तो उनको दिखाई दिया कि अरे ये तो उनका कोई ओल्ड कॉमरेड है, कोई उनका ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है। और उनको लगा है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये उनका सो कॉल्ड फ्रेंड जिसका नाम नील सोलोफ था, तो इससे उसकी पहचान हो रही है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो एक रेड ट्रैप सेलर था। और यहाँ पर आके उसके हालचाल वो लेते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर before seen the iron master at Ram's show and did not even know what his name was. आयरन मास्टर डे नाइट राउंड लेते हैं लेकिन पहले कभी इस व्यक्ति को ऐसे नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पे शायद उसका फेस उनके फ्रेंड से रिजेंबल कर रहा था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो उसको अपना मान बैठे हैं। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। क्रोनर मैंने आपको बताया है कि मॉनिटरी यूनिट है पर्टिकुलर स्वीडन की। तो देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो उनको लगा कि शायद ये जो है, ये जो आपका रेड ट्रैप सेलर है, उसको लगा कि ये हो सकता है कि मेरे पर दरिया दली दिखा के मेरे को कुछ मतलब फाइनेंशियली हेल्प कर दे, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। तो यहाँ पे उस पेडलर ने मैनिपुलेट करते हुए कहा है कि हाँ भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं रही। यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तो इस पे जो है आयरन मास्टर उनसे कहते हैं कि तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट क्या होता है? रेजिमेंट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिट इन डिफेंस और आर्मी फोर्सेज, ठीक है। आर्मी या डिफेंस फोर्सेज में जो यूनिट होती है उसको हम रेजिमेंट कहते हैं, ये समझाते हैं आयरन मास्टर। तो दैट वॉज अ मिस्टेक। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। अगर मैं आज जॉब में होता तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। ये कौन कह रहा है? ये पेडलर कह रहा है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब चलो जैसा भी हो, अब समय तो बदल नहीं सकता, अब कुछ भी हो, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। ये आयरन मास्टर उसको बोल रहे हैं। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस। मैनर होता है अ लार्ज कंट्री हाउस, ठीक है, और विद लैंड्स मतलब बहुत ज़मींदार एक तरीके से कह सकते, बहुत सारी ज़मीन का मालिक होना, ठीक है। बहुत बड़े रिच पर्सन है, रिच पर्सनैलिटी है, रेनाउंड पर्सन है। तो वो अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए कह रहे हैं अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। कॉमरेड मीन्स होता है फ्रेंड। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। और ये चीज़ जो है उस ट्रैम्प को अच्छी नहीं लग रही है, उस वैगाबॉन्ड को, उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि अगर मैं अभी साथ में चला गया तो हो सकता है कि मैं आगे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊँ और शायद अब अगर मैं ट्रैप अगर अब हुआ तो उसके बाद मेरा बाहर निकलने का चांस कोई भी नहीं रहेगा। दैट इज वाई ही डिडंट वॉन्ट टू गो देयर। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म। और उसने कहा कि नहीं भाई मैं ऐसा जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, क्योंकि उसके पास जो 30 क्रोनर का अमाउंट था बस वो उसी के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। उसको लग रहा था कि अगर मैं चला गया तो बस ये शेर के पिंजड़े में जाने के बराबर ही होगा। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक्ड अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। मतलब जितना सीक्रेटली वहाँ से अपना टाइम स्पेंड करके चुपचाप निकल जाए और कोई भी उसकी
मतलब उसके वहाँ पे रहने को और चुपचाप निकलने को कोई भी बस उसकी विजिबिलिटी को नोटिस ना करे, वो यही चाहता था और वो कहीं नहीं जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को ये लगा कि इसकी कंडीशन वर्स्ट है, इसके कपड़े अच्छे नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, इसलिए एम्बेरस फील कर रहा है, ठीक है, शाई फील कर रहा है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उस रेड ट्रैप सेलर को कन्विंस किया, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। अरे ऐसे मत सोचो कि मेरा बहुत अच्छा घर है, मैं बहुत रिच हूँ, नो नो, ऐसा मत सोचो, दैट यू कैन नॉट शो माई योर सेल्फ देयर, और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते या तुम डिजर्व नहीं करते, ऐसा नहीं सोचो। Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad. मेरी वाइफ जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, मेरे लड़के बाहर सेटल्ड हैं, एंड नो वन इज़ देयर इन द होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर। मेरी बेटी के अलावा वहाँ पर कोई नहीं है और मैं हूँ बस। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारे फैमिली में और कोई नहीं है कि इतने बड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके, हम लोग इन्जॉय करें उस फेस्टिवल पे, और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो प्लीज़ इसको मना मत करो। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करने में हमारा साथ दो और हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन मीन्स होता है स्टॉप आर्ग्यूइंग। इतना कन्विंस करने के बाद में भी जब पर्सन नहीं मान रहा तो कोई क्या करे। उन्होंने सोचा अब आर्ग्यूमेंट करने से कोई भी फायदा नहीं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। आयरन मास्टर का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में ध्यान रखिएगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल यहाँ पर उसी रेड ट्रैप सेलर को ही बोला है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये उसका ऑफिशियल नेम था, ये उसके नील्स ओलोफ तो एक नॉर्मल नेम है और कैप्टन वॉन स्टेल जो है इसका ऑफिशियल नेम है, और उसी नेम से कॉल कर रहे हैं आज वो अपने सो कॉल फ्रेंड को, जबकि वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको समझ रहे हैं इस तरीके से। तो कहते हैं हो सकता है कि भाई ये आपके वर्कर्स हैं, जो बाकी जो आयरन मास्टर्स हैं, ये आपके वगैरह हैं, उन्हीं के साथ में वो नाइट स्पेंड अपनी करना चाहते हैं, और बस इतना कह के वो वहाँ से चल दिए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जो वहाँ का जो मतलब मेन वर्कर जो था, ब्लैक स्मिथ जो मेन था या वहाँ पे सुपरवाइजर की ड्यूटी पे जो था, वो समझ गया कि हमारे मास्टर ने कुछ कहा नहीं और सीक्रेटली यहाँ पे चुपचाप चले गए। इसका मतलब यहाँ पे वो भी प्लान बी यूज़ करने वाले हैं। अब ये प्लान बी क्या था, वो अच्छी तरीके से जानता था अपने मालिक को, क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट वर्ड नहीं कहा है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि फोर्स के बाहर किसी गाड़ी की रुकने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और तभी एक नया अतिथि आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परजुएशन। परजुएशन का मतलब होता है कन्विंसिंग स्किल्स। उन्होंने सोचा कि जितना अच्छे से मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा अपने फ्रेंड को, मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ, शायद मेरी बेटी की बात सुन के वो व्यक्ति कहीं ना कहीं परजुएट हो जाए और या कन्विंस हो जाए और उसके साथ में चला है। शी एंटर्ड, वो अंदर आई है, फॉलोड बाई अ वेलेट होता है पर्सनल असिस्टेंट के साथ में वो एंटर किया है उसने, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। और उस व्यक्ति के पास क्या था, एक फर कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, दिखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी भाई वो, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बाई नेचर काफ़ी हम्बल थी, एंड क्वाइट शाई, और नेचर वाइज शाई थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। जैसा होता था वहाँ पे उसी तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर अपना वर्क एज इट इज चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड इज अप्रेंटाइज का मतलब होता है ट्रेनी, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो सबके सब अपनी अपनी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, आयरन और चारकोल एज इट इज़ अपने फर्नेस में है, सब चीज़ें एज इट इज़ अपने वर्क पे लगी हुई हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको ये वाला पेज यहाँ पर कंप्लीट किया है। ओके, वैसे मैं पूरे चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर सकती थी फ्रेंड्स, लेकिन क्या है कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और फिर आप शायद उतना इंटरेस्ट के साथ उनसे देखेंगे भी नहीं। तो अभी आप इतना समझिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बड़ी मेहनत के साथ बनाती हूँ। सपोर्ट करिए प्लीज़, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माई फ्रेंड्स।